मेरे अजीज साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का ही एक अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे। वेग, चाल और त्वरण के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, छोटा छोटा वीडियो में हम लोग समझते चलेंगे, इससे फिजिक्स भी आसान हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी बनाते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चाल किसे कहते हैं? चाल जो है, एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। हमने पिछला क्लास में दूरी के बारे में पढ़ा था, गति के बारे में पढ़ा था, विस्थापन के बारे में पढ़ा था और आप दूरी के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग समझेंगे कि चाल क्या है। तो चाल एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितना तय की गई दूरी है, यानी कि हमको यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक एक सेकंड में जितना भी दूरी तय किए उसे चाल कहते हैं, या दूसरी भाषा में एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमको दूरी तय करने में लगा कितना समय, उसी को चाल कहेंगे दूसरी भाषा में, ठेठ भाषा में। अब देखिए, अगर दूरी, चाल क्या होता है? अगर दूरी, जैसे मान लीजिए राम नाम का एक लड़का है, एक्स नाम का एक लड़का, मान लीजिए एक्स नाम का एक लड़का है, एक्स नाम का एक लड़का, ये लड़का क्या किया, वो दूरी तय किया, 20 किलोमीटर दूरी तय किया एक सेकंड में। मान लीजिए एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय किया। तो इसमें ये पता लग रहा है कि किस दिशा में दूरी तय किया है। इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। दिशा का पता नहीं लग रहा है, और जब यही दिशा का पता लग जाए तो उसी को हम लोग वेग कहते हैं। तो यानी कि चाल जो है, चाल में दूरी के साथ दिशा न हो तो चाल होगा। हम ठेठ भाषा में लिख रहे हैं। जैसे एक लड़का है, सीता 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है। तो दौड़ रही है किस दिशा में? कोई भी दिशा हो सकता है। यहाँ सीता है, सीता जो है इस दिशा में भी दौड़ सकती, इस दिशा में भी दौड़ सकती, इस दिशा में भी दौड़ सकती। इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं है। तो मेरे मित्रों, इसे हम लोग चाल कहेंगे। जिसमें दिशा फिक्स नहीं हो उसे हम लोग चाल कहेंगे। इतना समझिएगा। और सबका देखिए, इसमें प्रॉब्लम यह है कि चाल और वेग सुनने में दोनों अलग अलग लगता है, लेकिन दोनों का एसआई मात्रक जो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो दिमाग में रखिएगा कि एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि अगर कोई दिशा ना हो, कि अगर हम मान लीजिए हम आपके साथ आए तो इसमें क्या है, दिशा है। हम यहाँ सट गए तो दिशा है, फिर इधर गए तो दिशा है। और हम उसी तरह कोई दिशवे नहीं रहे, इधर उधर कहीं घूम जाए, कोई दिशा ही नहीं रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। कोई पता ही नहीं है, हो सकता है अब हम इधर घूम गए, कभी इधर गए, कोई दिशा ही नहीं रहे, उसी को चाल कहते हैं। ठीक है, अब चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे मित्रों। और चाल का ऐसा ही मात्रा, दूरी को हम लोग किस में दर्शाते हैं? दूरी को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि चलो तो 2 किलोग्राम, चलो तो दूरी कितना है? 2 किलोग्राम। ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना, एक उसका मात्रक फिक्स किया गया कि इसी में हमें मापना है। जैसे कपड़ा, हम लोग कहीं कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 4 किलो कपड़ा दीजिए, तो ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं हम लोग? 2 मीटर या 5 सेंटीमीटर कपड़ा दीजिए। ठीक है, तो उसी तरह दूरी का भी एक मात्रक होता है, जिसे हम लोग मीटर कहते हैं। और समय का भी, यानी कि एक सेकंड क्या है? समय है, तो दूरी बटा समय इक्वल टू चाल। तो समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? सेकंड। ऐसे मिनट भी होता है, आवर भी होता है, लेकिन सबसे छोटी मात्रा को लेना है तो सबसे छोटी मात्रा क्या हुआ? सेकंड हुआ। तो मीटर पर सेकंड। अब इसका विमीय सूत्र लिखने का है। तो विमीय सूत्र क्या होता है? हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 11-12 में आप पढ़े होंगे विमीय सूत्र। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम उसको बताएंगे, बढ़िया से विस्तार से बता देंगे विमीय सूत्र। जितना विमीय सूत्र होगा एकदम, कोई जिसका निकालने बोलेगा वो निकल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी विमीय सूत्र निकलेगा। तो ऐसा हम करते हैं, सब पढ़ा लेंगे, पूरा फिजिक्स पढ़ा लेंगे, पूरा फिजिक्स का परिभाषा पढ़ा देंगे, लास्ट में जो विमीय सूत्र पढ़ा देंगे। इसके बाद वहाँ उस समय हम जो है उसका फार्मूला वगैरह भी बता देंगे, यूनिट एंड डायमेंशन भी बता देंगे। यानी कि
इकाई और उसका विमा भी बता देंगे। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो एक याद रखिएगा कि मीटर को एल से दर्शाते हैं, ये एल है, और सेकेंड को जो है सेकेंड को टी से दर्शाते हैं, तो एल बटे टी, यानी कि ये सूत्र जब लिखते हैं तो मीटर को एल से, लेंथ, और सेकेंड को यानी कि सेकेंड किसका एसआई मात्रक है, समय का टी, तो इसको हम लोग लिखते हैं। अब देखिए 1/1/3, ठीक है, इस 3 को ऊपर ले जाना, तो जब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसके ऊपर क्या रहता है, 1 पावर रहता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 पर पावर -1 हो जाएगा मित्रों, और इसको हम लोग अगर t को ऊपर ले जाएंगे तो t पर पावर -1 होगा। नहीं समझे, फिर से ऐसे समझिए, 1/x² हुआ, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो x पर पावर, शिष्ट नियम है कि जब हम लोग ये पावर को ले जाते हैं ऊपर तो x पर पावर -2 हो जाता है। ठीक है, ये माइनस में बदल जाता है, प्लस माइनस में, अगर यहाँ माइनस रहे तो ये प्लस में बदल जाता है। इन दिस क्लियर पॉइंट समझ में आया? तो ये था आपका चाल। इसके बाद हम लोग समझते हैं वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो वेलोसिटी वही है कि अच्छा देखिए, विस्थापन, अगर कोई व्यक्ति विस्थापन कर रहा है तो विस्थापन कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, उसका एक निश्चित दिशा है, वो फिक्स दिशा में कर रहा है। शॉर्टकट रास्ता फिक्स, हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था, शॉर्टकट रास्ते को विस्थापन कहते हैं, ठेठ भाषा में बोले थे मर्दे। तो विस्थापन किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। मतलब किसी, इसमें क्या बोला, चाल में बोला कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को भी चाल कहते हैं। एकरा में बोल रहा है कि 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को, यानी कि विस्थापन मतलब शॉर्टकट रास्ता, यानी कि 1 सेकंड में शॉर्टकट रास्ते को, शॉर्टकट जब रास्ता होगा तो उसका दिशा होगा मित्रों। अगर शॉर्टकट कोई भी रास्ता होगा तो उसका दिशा होगा, जैसे समझिए आप, जैसे देखिए ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, और ये माई होम है, ये मेरा घर है, और ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। अब इस स्कूल से, अब मान लीजिए घर से इधर से, अगर हम घर से जाएंगे, घर से स्कूल दूरी तय करते जाएंगे तो इधर घूमेंगे, फिर इधर घूम के जाएंगे, मान लीजिए इधर गए तो 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ घूमे 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ घूमे 2 किलोमीटर, तब स्कूल। लेकिन इसमें से शॉर्टकट रास्ता को क्या बोलेंगे, विस्थापन। अब विस्थापन कैसे पता किए, तो पहले घर से हम लोग ऐसे देखेंगे कि स्कूलवा कौन दिशा में, ऐसे देख लेंगे, और जब ऐसे देखेंगे तब विस्थापन हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्कूल, घर से स्कूल की, मतलब स्कूल किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, तो इससे शॉर्टकट रास्ता पता चलेगा। अब अगर हम स्कूलवा इधर करेंगे तब इधर, फिर हम इधर से करेंगे, इधर देखेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, तो विस्थापन हुआ क्या, शॉर्टकट रास्ता को तो विस्थापन, ये शॉर्टकट हुआ नहीं हुआ, तो इस विस्थापन ये हुआ। यानी कि विस्थापन जो है किसी दिशा को फिक्स करता है, यानी कि विस्थापन जब भी होगा तो दिशा होगा, दिशा में होगा विस्थापन। शॉर्टकट तभी होगा जब उसका दिशा हो। उसी तरह 1 सेकंड में घर से स्कूल से ये छोटका रास्तवा को कौन ची कहते हैं, वेग कहते हैं। और है बड़का रास्तवा को 1 सेकंड में जितना तय करेंगे बड़का रास्तवा से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। समझ में आया इन दिस क्लियर पॉइंट मित्रों? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो यानी कि कहने का अर्थ, दूरी के साथ अगर दिशा हो, दूरी भी हो और उसके साथ दिशा, या सॉरी हम कुछ पॉइंट, दूरी नहीं मित्रों, ऐसे समझिए, वेग के साथ वेग भी हो और उसके साथ क्या हो, दिशा हो। यानी कि बोल रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, वेग हुआ। यानी कि इसको पहचानिएगा कैसे, अगर कोई ये चाल जो है, चाल के साथ अगर दिशा दे तो वो क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये वेग था। इसके बाद वेग का फॉर्मूला क्या था, तो इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। तो यहां से इसका फॉर्मूला निकालते हैं, वेग बराबर इकाई समय 1 सेकंड, तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग कहेंगे। यानी कि 1 सेकंड किसका एसआई मात्रक है मित्रों,
समय का SI मात्रक है। तो इसका अब विस्थापन का SI मात्रक यहाँ लिखते हैं। विस्थापन किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि वेग का भी SI मात्रक मीटर पर सेकंड हो रहा है और चाल का भी SI मात्रक मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो विमीय सूत्र भी दोनों का एक ही होगा। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यानी कि शुरुआती वेग और आखिरी वेग। प्रारंभिक वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु त्वरा यखियाक से अपने यखिए सामने में शुरू होता है, चलना शुरू करता है, उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। और हमारे आँखिए सामने में रुक गया, उसको क्या बोलेंगे? अंतिम वेग कहेंगे। जिस वेग से वस्तु चलना शुरू करता है उसे प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। आदि कोई, इसको ठेठ भाषा में से, आदि कोई वस्तु हमारा आँखिया के सामने में चालू हो और मतलब चालू हो, आँख के सामने चालू हो और विरामावस्था से चलना प्रारंभ की हो, मतलब वो खड़ा था, इसके बाद हमारे आँखिया सामने में वो चलना शुरू कर दिया, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? शून्य होगा। उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा मित्रों। अंतिम वेग किसी वस्तु के गति प्रारंभ होने के बाद की स्थिति को, जब कोई वस्तु गति कर रहा है और वो आकर रुक गया तो वो क्या होगा? अंतिम वेग होगा। तो जब कोई वस्तु आँख के सामने रुक गई, पहले से आ रही, उधर से आके ट्रेन रुक गई हमारे आँख के सामने में, तो उसे अंतिम वेग कहते हैं। ऐसे समझिएगा। मान लीजिए हम बस स्टॉपेज पर खड़ा है, हमको जाना, हम रोड पर खड़ा है, हमको जाना है कहीं दूसरी जगह, ठीक है। तो यहाँ से हम गए, यहाँ अगर एगो टेम्पू खड़ा है, ठीक है, तो टेम्पू खड़ा है मेरे आंख के सामने, ये इधर से इधर चल रहा था, हमको उससे कोई मतलब नहीं, पहले भी चल रहा है, हमको उससे कोई मतलब, लेकिन मेरे आंख के सामने में वो खड़ा है और चलना शुरू किया, आंख के सामने में खड़ा है और चलना शुरू किया, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि इसे किससे, प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं मित्रों? v से दर्शाते हैं, और अंतिम वेग को u से दर्शाते हैं, यानी कि u से लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, प्रारंभिक वेग v हुआ और अंतिम वेग u हुआ, ठीक है। u को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद ये टेम्पू इधर से आई, ये टेम्पू जो है इधर से चल रही थी और मेरे सामने में आकर रुक गई, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा। इसका अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा। जैसे फिर से समझिए एग्जांपल, अगर हम स्टेशन पर खड़ा है, ठीक है, अगर स्टेशन पर हम खड़ा हैं और एक ट्रेन उधर से आई और रुक गई मेरे सामने में, तो बताइए प्रारंभिक वेग कितना होगा? अंतिम वेग कितना होगा और प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो प्रारंभिक वेग जो है इसमें मेरे सामने में चलेगी, यानी कि प्रारंभिक वेग भी शून्य होगा और अंतिम वेग भी शून्य हो जाएगा। मेरे सामने में आकर रुकी तो प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा, और अंतिम वेग क्या होगा? तो बोलता है कि जब कोई वस्तु आंख के सामने रुक गई तो अंतिम वेग शून्य होगा। वस्तु को उछाला जाता है, जब कोई वस्तु आंख के सामने में रुक गई तो प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और जब कोई वस्तु आंख के सामने में चलना शुरू किया, तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य। ससुरा हम तो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कभी प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों बुला रहा है। अच्छा समझिएगा, फिर से एक बार समझा देते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब होता है जब जिस वेग से वस्तु चलना शुरू करती है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हमारा आँखिया के सामने में अगर चलना शुरू करेगा तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा? शून्य होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? ये इसे किससे दर्शाते हैं? तो इसे v से दर्शाते हैं, ये समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अंतिम वेग। तो अंतिम वेग कहता है कि किसी वस्तु के गति प्रारंभ होने के बाद की स्थिति को, कोई वस्तु है गति प्रारंभ होने के बाद की स्थिति को, जब गति में हो, यानी कि उसमें वो गति कर रही हो, इसके बाद वो कहीं रुक गई, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? उसे अंतिम वेग कहते हैं, और उसका अंतिम वेग उस समय क्या होगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि जब कोई वस्तु आंख के सामने रुक गई,
मतलब पहले से अगर स्टेशनवा पर पहले से एगो ट्रेन आ रही थी दिल्ली से हावड़ा, और हम हावड़ा स्टेशन पर खड़ा है और ट्रेनवा आकर दिल्ली से हावड़ा स्टेशन पर रुक गई, यानी कि पहले गति में था, गति में आकर रुक गई, तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जिस तरह है ये बॉल है, इसको उछालें, ऐसे उछालें, तो एक इस समय पर यहाँ उछाले, तो उछाले इस जगह पर क्या होगा, अंतिम वेग होगा। तो अंतिम वेग यहाँ मान लीजिए ऐसे उछाले तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ अंतिम वेग क्या हुआ, शून्य हुआ कि नहीं, इसके बाद गिर गया अंतिम वेग, यानी कि अंतिम वेग शून्य हुआ। यहीं तक जा सकता है, यहीं तक जा सकता है, समझे कि नहीं। प्रारंभिक वेग भी इसका कितना था, 0 था, यानी कि ये खड़ी है, अभी क्या है, ये खड़ी है, और इसके बाद फिर इसको फेंक दिया तो इसका अंतिम वेग यहाँ क्या होगा, शून्य हो गया। इन दिस क्लियर पॉइंट, समझ में आया कि नहीं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रारंभिक वेग हम लोग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में, प्रारंभिक वेग को u से दर्शाया जाता है। हमने आपको गलत बता दिया, प्रारंभिक वेग को भी उल्टा बोल दिए, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो प्रारंभिक वेग को u से दर्शाया जाता है और अंतिम वेग को v से दर्शाया जाता है, इन फाइनल वेलोसिटी को v से दर्शाया जाता है। इस बात को समझिएगा। देखिए, अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर रफ्तार से आई और मेरे सामने में रुक गई, अगर कोई ट्रेन आई, हम स्टेशन पर खड़ा हैं और उस स्टेशन पर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आई और वो ट्रेन रुक गई, तो एक बात बताइए कि अगर कोई ट्रेन आई और सामने में रुक गई तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो अगर मेरे सामने में रुक गई तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर ही होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर ही होगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन आई और मेरे सामने से चल गई, रुकी ही नहीं, तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी 0 नहीं होगा और न ही उसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा, कोई 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर समझिएगा, अगर कोई बस, कोई ट्रक मेरे सामने में 30 किलोमीटर रफ्तार से आई, 30 किलोमीटर रफ्तार से आई तो मेरे सामने में आकर रुक गई, तो इसमें प्रारंभिक वेग क्या होगा, शुरुआती वेग क्या होगा। तो 30 किलोमीटर रफ्तार से आई, हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे आँखिया के सामने में अगर वो चलना शुरू करे, विरामावस्था से चलना शुरू करे, तो उसे प्रारंभिक वेग कहेंगे। तो लेकिन एक ट्रक आई 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आई, मेरे सामने में रुक गई, तो इसमें प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो पहले तो चल रही थी ना, गति में थी ना, हम क्या बोल रहे हैं कि आँखिया देखना चाहिए कि वो जो है विरामावस्था में था, खड़ा था, इसके बाद चलना शुरू किया, तो वहाँ मान लेंगे कि प्रारंभिक वेग 0 है। लेकिन कोई ट्रक आई 60 किलोमीटर रफ्तार में और मेरे सामने में रुकी, तो यहाँ प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा मेरे मित्रों, समझ में आया। इन दिस क्लियर पॉइंट, और वो न्यूमेरिकल देंगे आपको समझ में आएगा। तो प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं, u से, और अंतिम वेग को किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। तो अंतिम वेग क्या कहता है कि अगर कोई ट्रेन आई और मेरे सामने में आकर रुक गई, कोई ट्रेन आई और मेरे सामने में आकर रुक गई, तो यहाँ अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। इन दिस क्लियर पॉइंट समझ में आए। इसे किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। हम लोग समझेंगे ना, एकदम न्यूमेरिकल 3-4 को बना लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक वीडियो हम न्यूमेरिकल के लिए दे देंगे, इसी का न्यूमेरिकल, चूंकि इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछता है, या नहीं तो हम इसी में होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो इसी में हम समाहित कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें क्या है कि चाल और वेग में क्या डिफरेंस है, तो 2 डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। तो चाल क्या होता है, चाल में कोई दिशा परिमाण होता है, यानी कि फिर परिमाण हम लोग समझते हैं। चाल केवल कहता कि 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये परिमाण हुआ। लेकिन इसमें दिशा हुआ, तो जिसमें दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं, अदिश। और जिसमें परिमाण भी हो, 2 किलोमीटर और कह रहा कि पूरब दिशा में या पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो परिमाण भी है और दिशा भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। समझ में आया। तो ये था छोटा छोटा 2 डिफरेंस। ये है कोणीय वेग, हम लोग वेग समझ गए, इसके बाद हम लोग कोणीय वेग को समझेंगे, ठीक है।
देखिए ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है और इस पथ पर मान लीजिए एक आदमी ए है, कोई आदमी ए से चला और बी तक, वो ए से बी तक चला। अब देखिए यहाँ थीटा भी हो, यहाँ थीटा यानी कि कितना, ये एंगल कितना दूरी तय किया, थीटा तय किया, यानी कि यहाँ से यहाँ एंगल ये कितना बना, थीटा बना। तो इसमें देखिए दो चीज हो रहा है, यहाँ भी दूरी हो रहा है और यहाँ भी दूरी बढ़ रहा है, देखिए नहीं हो रहा है ए से बी। तो उसी में कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग क्या कहता है, किसी भी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने से लगा समय। देखिए हमको यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा कि नहीं, थीटा कोण घूमे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा, यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए टी समय लगा, ठीक है, वही चीज हम यहाँ दर्शाए हैं, ठीक है, टी समय लगा। तो वही बोलता है कि अगर किसी भी वृत्ताकार पथ पर थीटा कोण तय करने में लगे समय को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। यानी कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय को क्या बोलते हैं हम लोग, कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर थीटा कोण, यानी कि थीटा कोण घूमने में, यानी कि थीटा कोण घूमने में लगा समय, यानी कि θ/2, वही क्या होगा आपका कोणीय वेग होगा। कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। W को ऐसे पिचका दीजिएगा, यही हो जाएगा ओमेगा, यानी कि W को ऐसे पिचका दीजिएगा तो आपका ओमेगा, इसे ओमेगा कहा जाता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, θ/t। तो कोणीय चाल भी क्या हो जाएगा, यानी कि कोणीय चाल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या चाल क्या हो जाएगा, यानी कि दूरी कितना तय किया, थीटा तय किया, और समय यानी कि चाल बराबर दूरी बाय समय होता है कि नहीं। तो दूरी कितना तय किया, थीटा तय किया, और टी की समय कितना हुआ, टी हुआ, तो उसे कोणीय चाल बराबर भी θ/t हुआ। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं, जब एक चक्कर ये आदमियाँ यहाँ से यहाँ फिर एक चक्कर लगा ले तो थीटा का मान क्या होगा, 360 होगा। यानी कि पूरे वृत्ताकार पथ यानी एक वृत्त का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होगा, तो यानी कि थीटा के जगह पर हम क्या रख देंगे, 360 थीटा के जगह पर रख देंगे। आप एगो पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, इसको लल कैसे लिखें कि ओमेगा बराबर इस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 180/2t, यानी कि 2 गुना 180 लिख सकते हैं 360 डिग्री को। अब देखिए ओमेगा बराबर ये 180 डिग्री का मान हम लोग पाई लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि जब साइन कॉस एंगल में अगर पाई रहे, कहीं एंगल के साथ आपका पाई मतलब थीटा वगैरह रहे, वहाँ डिग्री वगैरह रहे, थीटा और डिग्री वगैरह रहे, तो वहाँ पाई का मान 180 डिग्री हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ 180 का वैल्यू कितना है, पाई, यानी कि पाई 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर 22/7 नहीं लिखना है। यहाँ हम क्या बोले कि यहाँ डिग्री रहे और वहाँ थीटा का बात करें, कौन का बात करें, तो वहाँ पाई का मान कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ था कितना, 180 डिग्री यानी कि 2 पाई/t, यानी कि एक क्या हो गया, ओमेगा बराबर 2 पाई/t। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ए से बी चलता है तो वो थीटा दूरी तय करता है, और जब थीटा दूरी तय किया तो समय कितना लगा, मान लीजिए टी समय लगा, तो टी समय लगा तो वेग बराबर क्या हो जाता है, चाल बाय विस्थापन बटे समय, वेग बराबर चाल विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, दूरी, यानी कि विस्थापन मतलब दूरी लेकिन दिशा है, इसमें दिशा है तो इस दिशा में तय कर रहा है, तो थीटा दूरी हो गया थीटा, और समय कितना ले रहा है, टी हो गया, तो ओमेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग बराबर θ/t। और जब एक आदमी एक पूरा यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगा लेगा, तो एक जब पूरा चक्कर लगाएगा तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 2 पाई/t।
समझ गए। अब इसमें आपको फंसा कर पूछेगा सुई वगैरह वगैरह का कांड। अब देखिए हम एक दो गो न्यूमेरिकल देते हैं, इसके बाद आज जो है जो वेलोसिटी से जो है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग से जितने न्यूमेरिकल हैं हम अगला वीडियो में आपको न्यूमेरिकल समझा देंगे, ठीक है। तो आज हम इसमें कोणीय वेग से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम आपको 3-4 गो न्यूमेरिकल बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बोलता है कि किसी घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा। चलिए ये घड़ी है दोस्तों, ये घड़ी है, ये आपका सेकंड वाला सुई है, टिक 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 कर रहा है। तो एक सेकंड में तय यानी कि ये कितना चला। अच्छा हम कोणीय वेग बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोणीय वेग बराबर चाल बाय यानी कि दूरी बाय समय, ऐसे ही एकदम शॉर्ट में रफली में समझना है इसको। तो एक चक्कर लगाएगा तो इस सेकंडवा वाला सुईवा जब एक चक्कर लगाकर तो कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई दूरी तय करेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ कोणीय वेग बराबर 2 पाई 180 डिग्री तय करेगा, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री तय करेगा। तो 360 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई। और इसके बाद वो समय कितना लेगा, तो समय एक चक्कर लगाएगा तो कितना लगाएगा 60 सेकेंड, एक चक्कर लगाएगा तो 60 सेकेंड होगा, तो समय बराबर 60 सेकेंड। अब इसको कटाएंगे तो पाई/30 अब इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कटा देंगे तो ये भी लिख सकते हैं 3 छके, ये आंसर होगा, ठीक है। यानी तो पाई/30 में ही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद घड़ी के मिनट वाली सुई, चलिए आप मिनट वाली सुई को देखते हैं कोणीय वेग क्या होगा। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा, घड़ी के मिनट यानी कि एक चक्कर को लगाने में कितना समय ले रहा है मित्रों, एक चक्कर को लगाने में समय आपका 2 पाई ले रहा है। और मिनट वाली सुई है तो मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाएगा, तो मिनट वाली एक सुई एक चक्कर लगाएगा तो कितना सेकंड होगा, यानी कि 60 मिनट बराबर कितना, एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट बराबर कितना होगा 3600 सेकंड, यानी कि 60 × 60 इसको लिख सकते हैं 60 × 60। इसके बाद इसको हम कटा देंगे 30 हो जाएगा और पाई/1800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका छोटा छोटा न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या होता है कि कोणीय वेग और चाल से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं थोड़ा सा इसमें टफ वाला घुसा देता है। वेग से संबंधित न्यूमेरिकल है ना, उसमें थोड़ा फंसाने वाला होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगला वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल बता देंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए तो ये था आपका वेग, दूरी, चाल, ये सब जितना भी था। इसके बाद हम अगला वीडियो में आपसे हम वादा करते हैं न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। न्यूमेरिकल जितने भी पूछे गए थे उनको भी हम समाहित कर लेंगे वेग से संबंधित। देखिए अक्सर वेग से संबंधित क्वेश्चन को फंसा दिया जाता है, तो न्यूमेरिकल हम एक वीडियो में रख देंगे और इस थ्योरी वाला एक वीडियो में रख देंगे। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा न्यूमेरिकल इतना पूछता है, एक वीडियो में देख लेंगे न्यूमेरिकल हो जाएगा। हमको पूरा ये जो थ्योरी वगैरह सब समझ में आ रहा है। अगर थ्योरी समझ में आ रहा है तो हम न्यूमेरिकल किसी एक वीडियो में कर देंगे। तो आज जो है दोस्तों आज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।